पृष्ठ 2। थैंक यू लॉर्ड मैकॉले। आज यूरोप एक रोमांच सांस्कृतिक चहल पहल के दौर में प्रवेश कर गया है। यूरोपियन यूनियन के 3 महत्वपूर्ण देशों फ्रांस, जर्मनी, इटली का पारंपरिक प्रभु वर्ग एक संकट में फंस गया है, जिसके कारण में है भाषा का सवाल। यूरोपियन द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण गौर करने अंग्रेजी भाषा यूरोपीय देशों की आंखें खोल दी हैं। सर्वेक्षण के मुताबिक देशों में हाई स्कूल स्तर पर 92% बच्चे अंग्रेजी सीख रहे हैं। अर्थ यह है कि 21वीं सदी ग्लोबलाइजेशन का युग है, जिसका केंद्र अमेरिका है और उपकेंद्र ब्रिटेन है। इस दौर में फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे मुल्क पिछड़ते जा रहे हैं। देशों के प्रोफेशनल्स की अमेरिका या ब्रिटेन में कोई पूछ नहीं है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आयातक और निर्यातक देश है। अमेरिका के साथ ट्रेड और अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग में अंग्रेजी की जरूरत पड़ती है। नतीजतन फ्रांस, जर्मनी तथा इटली जैसे देशों को बाहर से अंग्रेजी ज़्यादा प्रोफेशनल्स बुलाने पड़ रहे हैं। इन देशों की नई पीढ़ी ग्लोबलाइजेशन के इस चैलेंज को समझ नहीं रही है, इसलिए अंग्रेजी पढ़ने की चाहत बढ़ रही है। विकासशील देशों में 3 प्रमुख देश चीन, भारत, ब्राज़ील इस पोजीशन में हैं कि प्रमुख देश चीन, भारत और ब्राज़ील इस पोजीशन में हैं कि एक छोटी सी छलांग उन्हें विकसित देशों की कतार में खड़ा कर सकती है। चीन उस दिशा में तेजी से बढ़ रहा है, पर मैन्युफैक्चरिंग के बल पर, जबकि वर्ल्ड इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का ज़्यादा दबदबा है। असल में किसी भी इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का ज़्यादा दबदबा है। इकोनॉमी का विकसित या विकासशील होने के पैमाने में सर्विस सेक्टर की साइज का निर्णायक महत्व होता है। अगर सेक्टर बड़ा है तो इकोनॉमी कतार में आने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। अमेरिका विश्व बाजार के सर्विस सेक्टर में चीन से नहीं लगा पा रहा है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह अंग्रेजी भाषा में कमज़ोर होना है। अब चीन के बच्चों में भी अंग्रेजी सीखने की धूम मची है। विश्व बाजार में भारत की हिस्सेदारी 0.70% की है, जबकि चीन की हिस्सेदारी 5% के आसपास तक पहुंच चुकी है। बावजूद इसके अमेरिका या विश्व बाजार के सर्विस सेक्टर में चीन का कोई ब्रांड नेम नहीं बन पाया है। दूसरी तरफ भारत विश्व बाजार में फीसदी साबित हुआ है, लेकिन सर्विस सेक्टर में अपनी जगह तेजी से बना रहा है। अमेरिका की शायद ही ऐसी कोई यूनिवर्सिटी होगी जहां भारतीय मूल के प्रोफेसर न हो। अमेरिका और ब्रिटेन में भारत के डॉक्टरों की अच्छी डिमांड है। आउटसोर्सिंग में भारत चीन से कहीं आगे है। कोल सेक्टर चीन में नहीं बल्कि भारत में एक कुटीर उद्योग की तरह फैल रहा है। भारत की इस कामयाबी के कारणों की चर्चा कम ही होती है, जबकि होती भी है तो इस गुमान के साथ कि भारतीय बौद्धिक रूप से तेज होते हैं। इस तरह की आत्म प्रशंसा में खुशी जगा सकती है, लेकिन सच्चाई के पैमाने पर खरी नहीं उतरती। अगर इस तर्क को मान लिया जाए तो फिर ये भी मानना होगा कि चीनी लोग बौद्धिक रूप से सुस्त होते हैं, क्योंकि कोई सेक्टर चीन में नहीं खुल रहे हैं। चीनी प्रोफेशनल्स की सिलिकॉन वैली में पूछ नहीं है। अमेरिका या ब्रिटेन के बाजार के सर्विस सेक्टर सेगमेंट में भारत की सम्मानजनक स्थिति कारणों की तय में जाने के लिए इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जिन्हें हम भूल जाना चाहते हैं। भारत की मौजूदा एजुकेशन सिस्टम वर्ष 1854 में लागू हुआ। फर्ज कीजिए कि ये शिक्षा प्रणाली कभी लागू नहीं होती और भारत की अपनी मौलिक शिक्षा पद्धति बनी रहती, तो क्या होता।
तब पढ़े लिखे भारतीय संस्कृत, अरबी, फारसी में से कोई भाषा बोल रहे होते, क्योंकि 1854 के पहले भारत की मौलिक शिक्षा पद्धति में अध्ययन के यही 3 मीडियम थे। उस सिस्टम एजुकेशन या तो हिंदू धर्मशास्त्र के आसपास सिमटी थी या इस्लाम के। अगर वही शिक्षा जारी रहती तो आज हमारे श्रेष्ठतम विद्वान धर्मशास्त्रों के जानकार होते। आज भी संस्कृत और अरबी स्कूलों में वही शिक्षा दी जाती है जो 1854 के पहले दी जाती थी। अगर तब ब्रिटिश तर्ज पर नहीं शिक्षा की नींव नहीं पड़ती तो धर्मशास्त्र के ज्ञानी विद्वानों की फौज अमेरिका विश्व या बाजार में क्या भूमिका अदा करती, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। विश्व बाजार में भारत की जो भी पोजीशन इमेज है उसके केंद्र में है इंग्लिश एजुकेशन, जिससे चीन, ब्राजील जैसे देश वंचित रह गए थे। इस अंग्रेजी विज्ञान केंद्रित एजुकेशन सिस्टम के लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार था तो वे थे लॉर्ड मैकाले। उन्होंने भारत को अफगानिस्तान या नेपाल बनने से बचा लिया। मैकाले के योगदान को समझने के लिए कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर गौर करना जरूरी है। वर्ष 1813 में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर एक शर्त लगाई, जिसके मुताबिक कंपनी को हर साल कम से कम 1 लाख भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करने होते थे। कंपनी के अफसरों में बहस छिड़ गई कि किस तरह की शिक्षा भारतीयों को दी जाए। भारत की वर्तमान शिक्षा, ब्रिटिश सिस्टम की शिक्षा 2 खेमे बन गए और लंबी बहस चली। मैकाले 10 जून 1834 को भारत आए। यहाँ पर वो उस कैंप के साथ थे जिसका तर्क था कि भारत में आधुनिक शिक्षा शुरू की जाए जिसमें साइंस और अंग्रेजी पर जोर हो। दूसरा कैंप था ओरिएंटलिस्ट, जिसका तर्क था कि भारत की अपनी शिक्षा पद्धति भारत के लिए श्रेष्ठ है। संस्कृत, अरबी और फारसी भाषाएं भी श्रेष्ठ हैं क्योंकि ये भारत के समाज, संस्कृति और धर्मों से जुड़ी है। आखिर में जीत मैकाले की हुई। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने उनके प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। अलबत्ता उसमें दूसरी भारतीय भाषाओं की शिक्षा को भी जोड़ दिया गया। अब नई शिक्षा प्रणाली संस्कृत, अरबी और फारसी की कैद से आज़ाद हो गई। तेलुगु, तमिल, बांग्ला, मराठी, हिंदी आदि का भी भाग्य खुल गया। लेकिन मैकाले के साथ हमारे बर्ताव क्या रहा? शुक्रगुजार होने के बजाय उनके खिलाफ एक बौद्धिक मोर्चा खोल दिया गया। किसी इतिहासकार ने लिख दिया कि मैकाले भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते थे जो खून तथा रंग से तो भारतीय हों पर स्वाद तथा नजरिए में अंग्रेज। इस कमेंट को दुनिया का सबसे बड़ा बौद्धिक स्कैम कहा जाना चाहिए। मैकाले का मूल कथन इस तरह है: हमारे पास उपलब्ध संसाधनों के आधार पर यह मुमकिन नहीं है कि सभी भारतीयों को एक साथ शिक्षित किया जा सके। कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा वर्ग तैयार किया जाए जो रक्त रंग से तो भारतीय हो पर स्वाद, नजरिए, नैतिकता, बौद्धिकता में इंग्लिश हो और जो हमारे तथा शेष भारतीयों के बीच इंटरप्रेटर का काम कर सके। इसमें वर्ग के ऊपर ये छोड़ दिया जाए कि वो अपनी वर्नाकुलर भाषाओं को इस तरह परिष्कृत कर दें कि उनमें ब्रिटिश साइंस आदि की पढ़ाई हो सके, ताकि इन भाषाओं के जरिए नई शिक्षा सभी भारतीयों को हासिल हो सके। इतिहास के पन्ने कहते हैं कि मैकाले भारत के भाग्य विधाता साबित हुए। जिस अंग्रेजी की नींव उन्होंने 1835 में डाली, आज उसी के बूते भारत दुनिया पर छाने निकला है। ये लॉर्ड मैकाले की नीति का परिणाम था कि भारत के दलित को लिखने पढ़ने का अधिकार मिला। भारतीय लोगों का भाग्य विश्व में खुला। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय सविता, जय